बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर काशिफ मलिक और आप देख रहे हैं पाकिस्तान 360। नाज़रीन, पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम इंतहाई गैर मुनसिफ़ाना है। ज़्यादातर गवर्नमेंट जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से टैक्स इकट्ठा करती है, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट उन अशिया और उन सर्विसेज को टैक्स करती है जो आम आदमी भी इस्तेमाल करता है। पाकिस्तान में तकरीबन हम 52% जो है वो इनडायरेक्ट मीन से टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ना सिर्फ अशिया जो हैं जो जो रोज़मर्रा की हैं, जिसमें दूध है, जिसमें साबुन है, जिसमें ज़्यादातर जो है वो पेस्ट है, और इसके अलावा वो सर्विसेज जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है और जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम करते हैं, उसमें भी गवर्नमेंट जो है वो टैक्स इकट्ठा करती है। ये टैक्स का निज़ाम जो है ये बड़े अरसे से एक चैलेंजेस का शिकार है, और गवर्नमेंट अपनी तरफ से हमेशा कोशिश तो करती है कि किसी तरह हम टैक्सेस को बेहतर कर सकें, लेकिन बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनका हमारे ओवरऑल जीडीपी में तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन वो टैक्स ज़्यादा पे नहीं करते या जो उनका अपना ड्यू पोर्शन है वो अदा नहीं करते हैं। जिस तरह रिटेल सेक्टर जो है हमारे जीडीपी का तकरीबन 19 से 20% है, लेकिन वो बहुत कम टैक्स पे करते हैं। इसी तरह अगर हम ज़राअत को देखें तो ज़राअत का भी 24% हिस्सा है जीडीपी में, लेकिन वो भी बहुत कम टैक्स पे करता है। इसीलिए गवर्नमेंट को जब डायरेक्ट टैक्सेस नहीं मिलते तो गवर्नमेंट रिलाई करती है इनडायरेक्ट टैक्सेस पे। और ये कहना कि पाकिस्तान का गरीब आदमी टैक्स पे नहीं करता, ये इंतहाई गलत आइडिया है। ऐसी बात नहीं है। एक गरीब आदमी जब अपने मोटरसाइकिल में आजकल 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है तो वो 100 रुपये से ज़्यादा जो है उस 1 लीटर पेट्रोल के पीछे पे करता है। और अगर हम इंसिडेंस ऑफ टैक्स को देखें, यानी जो गरीब आदमी है वो अपनी जो आमदनी है उसका कितना पोर्शन जो है वो टैक्स में दे रहा है, तो हो सकता है कि वो अमीर आदमी से भी ज़्यादा परसेंटेज में टैक्स में दे रहा हो। आज इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। डॉक्टर इकरामुल हक हैं जो सीनियर टैक्स एक्सपर्ट हैं, और हमें ज्वाइन किया है मेहताब हैदर साहब ने जो सीनियर सहाफ़ी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सी डिस्कशन इसके गिर्द होती रहती है, और हम कई सालों से सर्कल्स में घूम रहे हैं। हम आपके आर्टिकल्स भी पढ़ते हैं, एनालिसिस भी पढ़ते हैं, बजट करीब है। आप समझते हैं कि इस दफ़ा कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है, या ये दोबारा वही एक्सरसाइज है जो हम पहले से देखते आ रहे हैं? बहुत शुक्रिया डॉक्टर काशिफ साहब। ये तो हम सबको पता है कि मेनली बस एक अकाउंटिंग एक्सरसाइज ही होती है, लेकिन जो फाइनेंस बिल हम देखते हैं वो तो मेरा ख्याल में पढ़ना भी नहीं आता हमारे पार्लियामेंटेरियंस को। और वो लॉ मिनिस्ट्री में पहले बैटिंग के लिए जाता था, मगर अब वहाँ से भी तकरीबन उसका खात्मा ही हो चुका है। और जो भी एफबीआर में बैठे हुए जो हमारे लोग हैं वो बनाते हैं, वो उसको ही बस वो प्रपोजल बता देते हैं कि इसको आप माइनस कर दें, इसको प्लस कर दें। मगर उनका भी अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट हो चुका है एडमिनिस्ट्रेशन का कि आप 800-900 बिलियन का टैक्स जो है वो नॉन फाइलर, जिसको एक आप कहते हैं कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पे नहीं है, वो है तो वही बस उसका नाम हटा दिया। पहले क्योंकि वर्ड नॉन फाइलर था तो बहुत लहदे होती थी कि भाई ये नॉन फाइलर क्या होता है, या तो ये कि एक शख्स टैक्सेबल इनकम रखता है या नहीं रखता। तो ये इनकम टैक्स में जो हमने एक इनोवेशन निकाली 2019 में कि वो ज़रा ज़्यादा टैक्स दे दे और भले वो नॉन फाइलर ही रहें, तो ये अभी भी चल रहा है। बीच में आपको याद होगा कि इसमें बड़ी सख्ती का एलिमेंट बनाने की कोशिश की गई थी कि हम इनको रोप इन करेंगे, मगर अभी भी मैंने ये जो 7.3 मिलियन की अब ये एक्टिव टैक्स पेयर के लिस्ट के ऊपर मैंने उनका देखा डेटा, तो मैं हैरान हुआ कि 70% तो वो लोग थे जिन्होंने सिर्फ नील की रिटर्न्स फाइल की या बराए नाम कोई ऐसी इनकम जाहिर की, सिर्फ इसलिए कि वो उनका टैक्स ज़्यादा ना कट सके। मगर इसके बावजूद मैं हैरान हुआ कि सिर्फ अगर सैलरी वाले लोग भी निकाल दें तो हार्डली 1 मिलियन रिटर्न्स थी जो बिजनेस से रिलेटेड थी। और उसके अंदर भी अगर 2000 कंपनीज जो 85% टैक्स अदा कर रहे हैं, तो फिर आपको अपनी टैक्स बेस की समझ आ गई। इसके ऊपर बड़ी बेहतरीन स्टोरी जो थी वो मेहताब हैदर साहब ने ब्रेक की, फिर मैंने उस पर आर्टिकल भी लिखा, और इन्होंने वो डेटा जो था कैटेगरी वाइज पहली दफ़ा इन्होंने निकाला। क्योंकि एफबीआर का ये काम है कि ये आर्टिकल 19A के मुताबिक ये इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पर शेयर करें ताकि जी। पब्लिक को आगाही हो कि आपका मामला कैसे चल रहे हैं। मगर आप हैरान होंगे कि 2019 तक इवन जो टैक्स डायरेक्टरी छपती थी वो भी बंद कर दी। चले वो ना लोगों के नाम और हमें टैक्स उनका बताएं, मगर ब्रॉड कैटेगरीज तो बता सकते हैं कि कौन सा सेक्टर कितना टैक्स दे रहा है। जो आपने भी बहुत
पर्टिनेंट सवालात उठाए। अब मैं आपको एग्रीकल्चर के बारे में एक बात बता दूँ, जो बहुत ही मैं समझता हूँ कि जी, डॉक्टर साहब लोगों एग्रीकल्चर को जो टैक्स बहुत पे आते हैं। मैं मेहताब जी। हैदर साहब के पास आना चाहूँगा। मेहताब साहब, आप काफ़ी कवर करते रहे हैं इस टैक्स को। ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान में फाइलर्स की भी जो परसेंटेज है, वो ओवरऑल पॉपुलेशन का बहुत माइनर है, लेस देन 2% है। और बाकी इवन हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी देखें तो उस लिहाज से भी कम है। और ज़्यादातर फाइलर्स जो हैं, जिस तरह डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि वो डॉक्यूमेंटेड लोग हैं जो सैलरीड क्लास हैं और बड़ा नेग्लिजिबल टैक्स पे करते हैं। और मतलब टैक्स तो पे करते हैं लेकिन अपनी सैलरी में रह के बस वो फाइल कर देते हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव है कि गाड़ी ख़रीदनी है या बैंक में ना पैसे देने पड़े, वो जो टैक्स कट लगता है, और इसके अलावा प्रॉपर्टी में ना देना पड़े। तो आपके ख्याल से ये किस तरफ चीज़ जा रही है? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। थैंक यू वेरी मच जी। देखें, बुनियादी तौर पे 2-3 चीज़ें जो है वो बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में ये बताया कि पाकिस्तान में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो रेशियो है वो 54% है, और जो बाकी लोग हैं वो डायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अगर विदहोल्डिंग टैक्सेस को भी इसके अंदर शामिल किया जाए, जिनको मैं डायरेक्ट टैक्सेस नहीं समझता, लेकिन जो एफबीआर के लोग हैं वो ये समझते हैं कि वो डायरेक्ट टैक्सेस का हिस्सा है। अगर इसको सामने रखा जाए तो पाकिस्तान में 80% से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, और कोई तकरीबन 20% या उससे लेस जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि अगर आप रिटर्न फाइलर्स को एडवांस देखें, टैक्स भी डाल लें मेहताब साहब इसमें फिर? वो तो फिर 88% हो जाएगा। तो जी, इसलिए जी। जी, जी। आप ठीक कह रहे हैं। बुनियादी तो बात ये है कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। दूसरी बात ये है कि ये जो आपने बात की थी और डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, ये जो रिटर्न फाइलर्स का नंबर है, ये भी पाकिस्तान में बड़ा डिस्टॉर्टेड है। क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये जो निल फाइलर्स या नल फाइलर्स हैं, उनको अगर आप देखें तो बहुत कम तादाद है जो कि पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और उनकी कंट्रीब्यूशन जो है वो नजर आती है। एक तो पाकिस्तान में जो सैलरीड क्लास है, ये नहीं मैं कहता कि सैलरीड क्लास बड़ी ऑनेस्ट है, ऐसी बात नहीं है। हमारी सैलरी से डिडक्शन हो जाती है और ग्रास पे ही, और उसके बाद हमें वो पैसे मिलते हैं। तो एक तो ये वजह है। पाकिस्तान में जो फॉर्मल सेक्टर है वो जो है ना, वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ विक्टिम है, और खासकर जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर है, इसी वजह से उनके टैक्स बर्डन में भी इजाफा हो रहा है। और अगर आप पाकिस्तान में एक चीज देखें जो कि मैं समझता हूँ बहुत ही वरीइंग है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है और सेविंग्स है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, उनका नंबर अगर पिछले 2 जी। से 3 डिकेड्स के अंदर देखें तो आपको वही नंबर नजर आता है। कुछ परसेंटेज पॉइंट्स ऊपर चला जाता है, इस दफ़ा कुछ तो परसेंटेज मेहताब पॉइंट साहब नीचे आ कम हो जाता है। गया, 14% ऑफ जीडीपी पे आ गई है इन्वेस्टमेंट। जी, जी। जी बिल्कुल, मैंने और शहबाज दोनों ने हमने स्टोरी की है इसके ऊपर, जो कि अभी इकोनॉमिक सर्वे में आएगी। और मैं आपको एक और नंबर आपको बता दूं, उसमें भी, अब मैं डेटा के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन आप ये देखें तो प्राइवेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट उसमें बढ़ी हुई नजर आती है, जो कि ऑन ग्राउंड मुझे नजर नहीं आता, और डेटा के उसके अंदर प्रॉब्लम्स है, क्वालिटी ऑफ डेटा। एफडीआई जो है, अगर पहले 10 माह के दौरान देखें तो उसमें कोई 31% की डिक्रीज है। एसआईएफसी के ऊपर भी यही सवाल आते हैं कि आपने तो 60-70 बिलियन डॉलर्स की बात की थी, आप वो नहीं कर सके। तो जो ग्रोथ के बुनियादी प्री रिक्विजिट्स हैं जो उसको फ्यूल करते हैं, वो होती है किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स। वो फ्यूल नहीं कर रहे ग्रोथ को। सही। इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो इस टाइम टैगफ्लेशन के अंदर है, यानी लो ग्रोथ हायर इन्फ्लेशन। इसी वजह से हर बंदे को अपनी जो परचेजिंग पावर है वो इरोड होती हुई महसूस हो रही है, और उससे महसूस हो रहा है कि उसके ऊपर बहुत बर्डन है। नाजरीन, हमें लेना एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जी, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, हमने देखा है कि पिछले अगर आप 5 सालों में देख लें, अभी मेहताब साहब भी सैलरीड क्लास की बात कर रहे थे, तो 75 बिलियन पे कर रही थी सैलरीड क्लास आज से 5 साल पहले, और इस दफ़ा जो फिगर है वो 600 अरब क्रॉस कर जाएगी।
ये सैलरीड क्लास हमारी वो मिडिल क्लास है जो कि सबसे बड़ी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करती है, किसी भी इकॉनमी की बैकबोन होती है। हमारा जैसा मुल्क जिसमें पहले ब्रेन ड्रेन का बहुत सीरियस मसला है, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी वीक है, लोग पहले ही सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो आप क्या समझ रहे हैं कि आने वाले बजट में ये एक बात चल रही थी कि सुपर टैक्स को ख़त्म किया जा रहा है जो 35% से ऊपर वाले स्लैब को लग रहा था, तो कोई रिलीफ मिलने जा रही है सैलरीड क्लास को? जी, गवर्नमेंट ने तो पूरी कोशिश की और इसकी क्वांटिफिकेशन बनाकर भी उनको दी, और आईएमएफ ने ना सिर्फ पाकिस्तान की क्वांटिफिकेशन को चैलेंज किया बल्कि उसके बदले में जो अल्टरनेट दिए 450 के कुछ उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थे, कुछ 250 बिलियन की एक्स्ट्रा टैक्सेशन थी, उसको भी उन्होंने मानने से इनकार किया और ये इंक्लूसिव ही रहा उनकी बातचीत और वो चले गए। मसला ये है कि जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत लेथार्जी का शिकार हुई है। अब वो रियल इनकम को टैक्स करने की तो पोजीशन में नहीं रहे, या तो मिनिमम टैक्सेस हैं या वो ऐसे टैक्सेस हैं जो प्रिजम्पटिव में चले जाते हैं, जैसा आप फरमा रहे थे। अब 20% अगर आप इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, ठीक है वो रियल इनकम है। मैं थोड़ा अर्ज करूंगा कि जो विद होल्डिंग के अंदर कुछ रियल इनकम है, कुछ ट्रांजेक्शन्स पे हैं, तो वो सही मेहताब साहब फरमा रहे थे, ट्रांजेक्शन्स वाले तो पास ऑन ही होते हैं, तो इसलिए आप नहीं कह सकते कि वो डायरेक्ट टैक्सेस हैं, वो सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस। लेकिन जैसे हमारे यहाँ डिविडेंड है और इंटरेस्ट है, इसको सेपरेट ब्लॉक करके टैक्स लगाया गया, चाहे 100 रुपये भी अगर आपको मिलेंगे तो 20 रुपये उसमें से गवर्नमेंट ले लेगी, इसमें 6 लाख वाली बात नहीं है। मगर इसमें बड़ी हैरानगी की बात यह है कि जो अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते तो 40% को चला जाता है, और इसमें बहुत से ऐसे डोमेस्टिक भी हैं, औरतों ने भी पैसे रखे होते हैं। बहबूद वगैरह में तो 5% रेट ऑफ टैक्स है, मगर यहाँ आम कमर्शियल बैंकों से भी मैंने एक दफ़ा डेटा लिया तो मैं हैरान हुआ कि उसके अंदर भी 2 मिलियन लोग ऐसे थे जो 40% में भी खुश हैं कि अगर उनका स्टेट से वास्ता ना पड़े एफबीआर से तो वो 40 भी देने को चाहे। इसने मुझे बहुत परेशान किया कि कोई बंदा अपनी छोटी सी आमदनी का भी 40% देने को तैयार है, तो स्टेट किस कदर बेरहम हो चुकी है कि वो ये समझ रही है कि ये एक फिर भत्ता ही बन जाता है। इसी तरह मैं हैरान हो रहा था कि आपने 90% जो विद होल्डिंग का जायजा ले, तो वो तो ट्रांजैक्शनल टैक्स हैं, तो उनको बिजनेसमैन को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसको अपनी कॉस्ट में डाल के आगे पास ऑन कर दे। अगर आप बिजली के ऊपर सेल टैक्स और इनकम टैक्स लेना रहे हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वो तो पूरी कॉस्ट अपनी बुक कर लेगा और आगे हम पे और आप पे पास ऑन करेगा। तो ये डिस्टॉर्शंस जो पैदा हुई हैं, जो जिसको हम टैक्स की थेरीज में और टैक्स की फिलॉसफी में इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं, तो इंसिडेंट्स फिर किसके ऊपर जाकर शिफ्ट हुआ? इंसिडेंट्स तो फिर जाकर जो आप फरमा रहे थे, एक मिडिल क्लास के ऊपर जिसकी थोड़ी बहुत परचेजिंग पावर होती है, उसके ऊपर इतना हैवीली शिफ्ट हुआ है कि वो हमारी जो मिडिल क्लास है स्क्वीज कर गई। अगर आप किसी मुल्क में ग्रोथ को देख रहे हो तो सबसे जो नुमाया बात होती है जी, कि उसकी वाइब्रेंट मिडिल होती है क्लास मिडिल ग्रो कर रही क्लास। होती है, जैसे इंडिया में हुआ, और उसकी वजह से फिर पहिया भी चलता। जाहिर है बहुत नीचे के तबकात तो बेचारे अपना बड़ी मुश्किल से सबसिस्टेंस लेवल, उन्होंने कौन सी जाकर मॉल में चीजें खरीदनी होती है, मगर ये जो हमारी कंजप्शन मार्केट भी होती है उसमें भी तो मिडिल क्लास के लोग ही आकर उनको अच्छी आमदनी मिले और टैक्स माकूल हो। इंडिया ने अपनी शरह उठाकर आप देख रहे हैं कि हमारा उनका पैसे का पैरिटी का भी है, वो उसको 12 लाख से ले गए हैं और हम 6 लाख के पता नहीं किस चक्कर में हैं कि आप सोचिए कि आज 50,000 की आमदनी से क्या कोई इंसान कर सकता है, मगर हमने अपना थ्रेशोल्ड कहाँ रखा हुआ है। तो एक यूं लग रहा है कि अभी मैंने एक आर्टिकल में पिछले 10 साल का डेटा पेश किया तो उसमें देखा कि 95% तो इनको टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल टैक्स हो, चाहे वो वो तो खुद ब खुद ऑटोमेशन से आ रहा है। यानी कि जाहिर है लोग मजबूर हैं कि वो जी, देते जी। ही हैं वो, और तो फिर आप 5% के लिए इतनी बड़ी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इतनी बड़ी टैक्स पॉलिसी, इतने कॉम्प्लिकेटेड लॉ और किस लिए फिर आपने रखे हुए हैं? तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि हमने एफबीआर के जी, रिफॉर्म के राइटली नाम पे राइटली सेड सबसे डॉक्टर ज्यादा साहब। लोन लिए, मगर उसका कोई जी, फायदा जी। नहीं हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मेहताब साहब के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब ने मेहताब साहब बड़ा अच्छा पॉइंट रेज़ किया कि 50,000 अगर किसी की माहाना इनकम है और वो भी जो है उसका अगर हम किसी लीडर को कहें कि ज़रा एक बजट बनाएं और हम देखें कि पाकिस्तान में जो एवरेज फैमिली साइज़ है वो तकरीबन 6 इशारिया समथिंग है, तो एवरेज मतलब 6 घर के फ़र्द हैं।
तो मेरा तो ये ख्याल है कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर साहब को कहना चाहिए, या अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास टाइम है या वज़ीर आला के पास टाइम है प्रोविंसेस के, उन्हें कि एक बजट तो हमें बना के देना कि 50,000 रुपये में वो शख्स कैसे गुजारा करेगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं तो आपको बताऊं कि अगर किसी के वालिदैन भी जिंदा हों तो उसका जो फैमिली का साइज है पाकिस्तान में वो 6 से 8 अफराद के दरमियान बनता है। आप एवरेज, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, 50,000 रुपए में किसी घर का बजट जो है वो नहीं बनाया जा सकता। अगर वो एक रेंटेड उसके ऊपर है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में जो लोग अपने घर के अंदर रहते हैं उनका डेटा भी है और वो कोई तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आपने वो जो यानी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर इस तरह का बना दिया है कि जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर आपकी रिलायंस ज्यादा है, और वो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो कि बेसिकली प्रोपोर्शनली गरीब के ऊपर ज्यादा बर्डन है, वो आप दे रहे हैं। और आप जो बेनिफिट्स हैं, चाहे वो एग्जम्पशंस की सूरत में हो और चाहे वो डोल आउट्स की सूरत में हो, वो आपने लीड कैप्चर की तरफ जो है वो डाइवर्ट कर दिए हैं। इसी वजह से पाकिस्तान के लोगों को हार्ट बर्निंग होती है जब वो ये सोचते हैं कि वो इतनी मुश्किल से जो हार्ड अर्न मनी है वो कमा रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर्स किसी एक सूबे के हैं वो उससे हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं। तो और या फिर पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो 70 बिलियन रुपीस अगले माली साल के दौरान अपने जो एसडीजीज अचीवमेंट प्रोग्राम है उसके लिए दोबारा से प्रपोज कर रहे हैं और उसकी अप्रूवल भी दे देंगे। यानी ट्रेजरी बेंचेस के जो एमएनएज हैं उनको तकरीबन 25 करोड़ रुपया हर एमएनए को मिलेगा, चूंकि काफी सारी इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आगे भी करवानी है। तो इसलिए उनका कोई लिंक नहीं है उन तबके के साथ जिसकी इनकम 50,000 रुपया है और उसने अपने घर का बजट भी बनाना है, अपने बच्चों की तालीम पे भी खर्च करना है, और रेंट की घर के अंदर जो है उसने रहना भी है। मुझे नहीं समझ आती कि वो पाकिस्तान में टाइम किस तरह से गुजारा कर रहा होगा। बहुत ही मुश्किल जी जी, सूरत हाल के अंदर है। जी ऐसे वक्त में मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। जब इन्फ्लेशन दोबारा से जी डबल जी डिजिट के अंदर दाखिल हो रही है। हम्म। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपकी तवज्जो सुपर टैक्स की तरफ दिलवाना चाहूँगा। हमारे जो डॉक्यूमेंटेड बिजनेस थे, वो सुपर टैक्स का आपने फॉलो किया होगा, एक पूरे का पूरा कोर्ट में भी मामला गया, और अब को बातें सुनने को मिल रही हैं। अब लेट्स सी के बजट में क्या आता है कि जी शायद कोई बिजनेसेस को भी रिलीफ देने की बात हो रही है। तो आप समझते हैं कि इस दफ़ा कोई डॉक्यूमेंटेड बिजनेसेस के लिए रिलीफ है, और साथ थोड़ा सा आप वो रिटेल सेक्टर को भी कवर कर लें कि एक हमारा बहुत बड़ा ये सेक्टर है जो कि उस तरह टैक्स नहीं है। आई रिमेंबर कि मिफ्ता साहब जब थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी सी सजेशन दी थी कि जी आप एक फ़िक्स कोई 100 रुपये डेली के हिसाब से 3,000 रुपये अपने चाहे बिजली के बिल में ही वो टैक्स अदा कर दें। तो हमारे रिटेलर जो थे वो उस पर भी नहीं तैयार हुए थे। तो इन दोनों चीज़ों पे ज़रा प्लीज़ कमेंट कर दें। जी सुपर टैक्स के बारे में फेज आउट करने की प्रपोजल तो पेश की गई IMF को, और वो ये है कि इसके ग्रेजुअली रेट्स भी अंदर एडजस्टमेंट की जाए। वो है तो एक तरह से इन्हेंसमेंट इन रेट ही, मगर वो एक तासुर देने के लिए कि अगर ये आप जो अमीर लोग हैं वो अगर इसको 150 मिलियन से ऊपर, अगर कॉर्पोरेट को देखा जाए तो पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट के ऊपर टैक्स जो है वो 20% से अब ज़्यादा शायद ही किसी दो चार मुल्कों में रह गया हो, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। ये तो वजह ये है कि आप कॉर्पोरेट को चाहते हैं ग्रो करे, इन्वेस्टमेंट्स हों, एम्प्लॉयमेंट्स बढ़ें, और जब कोई बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल कमा रहा हो तो उसको आप जितना मर्जी टैक्स लगा लें। वो तो फिर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है। अगर आप स्कैंडिनेविया में हैं तो वहाँ हो सकता है आपको 50% भी देना पड़े। अब तो पाकिस्तान में भी खैर इन्होंने यही स्कैंडिनेविया ही समझ लिया पाकिस्तान को, बच्चे डिलीवरी सोशल में हम रवांडा और सूडान के करीब करीब हैं। तो वो बड़ा फिर लोगों में उसका क्विड प्रो को तो होता कोई नहीं, और जाहिर है कि उसको कॉर्पोरेट को तो हमें बहुत बुरी तरह तबाह किया है इन टैक्सेस ने, क्योंकि वो इतना अब्जॉर्ब करने के बाद फिर उन्होंने ज़ाहिर EOI भी है उनके ऊपर और भी के
जो हम सारी चीज़ें अगर डाल लें, तो अभी अगर टेक्सटाइल सेक्टर का जायज़ा मैंने लिया, जो जहाँ से वैल्यू एडिड करके 2-4 बड़ी कंपनीज़ कोई 40, 50, 400, 500 मिलियन के करीब उनकी एक्सपोर्ट है, जो वैल्यू एडेड है, वो नहीं कि सिर्फ वो जान बेच रहे हैं। जी। मगर मैं हैरान था कि उनका टैक्स इंसिडेंट अब 65% पे पहुँच गया, तो वो क्यों अपनी कोई और इन्वेस्टमेंट काफ़ी करेंगे, बड़ा ये तो। और वो कर भी नहीं रहे हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है कि हुँ, जहाँ हुँ। हमारा एडवांटेज भी था, एज भी था, वहाँ पे भी हम, चलिए अगर आपने करना ही था तो आप एक्सपोर्ट वालों को बीच में से निकाल देते, और जो आपके हिसाब से कोई रेंट सीकर्स हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आप नहीं चाहते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर रही हैं, उनको चले आप जितना मर्ज़ी टैक्स लगा लें, कोई और तरह का टैक्स, कोई एनवायरनमेंट का टैक्स लगा लें, कोई और मद में लगा लें, हमें कोई मसला, लेकिन जो प्रोडक्टिवली मुल्क के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा हुँ, डॉलर हुँ, ला रहे हुँ। हैं, उनके साथ भी आप एक जैसा सलूक करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आई कि टैक्स पॉलिसी बनाते हुए कम से कम ये ख़्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। आप तो बेहतर समझते हैं एज़ इकोनॉमिस्ट इन चीज़ों को, और सिर्फ़ टैक्स पॉलिसी को आप नंबर्स में तो नहीं देख सकते ना, आपको ज़ाहिर उसकी कोई इकोनॉमिक रैशनल भी तो निकालना है। जहाँ तक देखिए हमारे बिल्कुल। रिटेल सेक्टर का ताल्लुक है, वो अब पिछले दिनों मेरी मुलाकात हुई है, ये जो चेन्स वाले हैं, इन्होंने अपनी एक एसोसिएशन बनाई है और वो पीओएसपी लगाकर वो अच्छी तरह सारा अपना मामला करना चाहते हैं, मगर वहाँ भी फिर इंस्पेक्टर आके तंग करते हैं कि जी आप पीओएस से सारा करेंगे तो हमारा मंथली कैसे निकलेगा। अब ये बातें करते हुए लोग ज़्यादा हुँ। डरते हैं, मगर बात यही है कि चाहे वो ट्रेडर्स हों, कोई हो, वो कहते हैं कि जी ये जो इनकी इंटरफेरेंस है, ये तो रुकी नहीं, और ये जो लोगों को आदत पड़ी हुई है कि हमसे हुँ। आकर मंथली डिमांड करते हैं, फिर हम इनको कंपनसेट करें या स्टेट को करें, तो टैक्स तो हम दे रहे हैं, मगर वो भत्ता इनकी जेब में जा रहा है। ज़ाहिर है वो फिर ऊपर तक अलग करते हैं कि जी हुँ, ये हुँ, हुँ। सिर्फ इंस्पेक्टर अपने आप तो नहीं कर सकता ना, जब तक उसके ऊपर से पैटर्नेज और बैकिंग हासिल ना हो। तो मुझे याद है चिदम्बरम साहब जब ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आए, तो इंडिया में भी तकरीबन यही सूरत-ए-हाल थी। तो उन्होंने उनको बुलाकर कहा, देखो भई आपका डेटा भी दुरुस्त नहीं है और हमारा भी बुरा हाल है, तो यूँ करते हैं कि 10 साल का ट्रेड सर्टिफिकेट इश्यू करते हैं, जो आप अभी मिफ्ता साहब सब कर रहे थे। उन्होंने एक बेहतर तजवीज़ पेश की हुँ, कि हुँ। अगर आप 10 साल का सर्टिफिकेट ले लेंगे तो आपको यकमुश्त मैं 30% छोड़ दूँगा। फिर उन्होंने इसी तरह ग्रेजुअली इसको नीचे लाते-लाते 1 से साल से लेके 10 साल, और उनको बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, और उसके बाद फिर इंडिया ने अपनी चीज़ें ठीक कर ली और वो बहुत आगे, हम जैसे ही थे उस पीरियड हुँ, तक। हुँ। उनका भी टैक्स टू जीडीपी यही हाल था, यही करप्शन थी, यही चीज़ें थी। मगर उन्होंने बगैर आईएमएफ की जी, मदद जी। के ये इस्लाहत कर ली और हम नहीं कर सके हैं। तो मेरा ख़्याल में अगर हम उस पे टैक्स लगाना चाहते हैं, तो हमें बजाय वीएटी, जिसको यूरोपियन मॉडल की बजाय अगर हम सिंगापुर को देखें, अगर हम मलेशिया को देखें, इंडोनेशिया को, जापान को, जो सक्सेसफुल मॉडल हमारे एशियन मोड में है, तो उन्होंने रिटेल को बड़े अच्छे तरीके से लो रेट के ऊपर सिंगल डिजिट हुँ, पे टैक्स हुँ। किया है। हमारा भी इफेक्टिव रेट ऑफ टैक्स है डॉक्टर साहब, सही। अगर आप देखें तो 3.5-4% ही आ रहा है। तो फिर फ़ायदा क्या है आपने उसको 18% कहने का? जी। अगर उसमें फिर फ्लाइंग इनवॉइसेज़ आनी है, सारी चीज़ें आनी है, और एंड के ऊपर जाकर स्टेट को फिर हुँ, हुँ, 4% ही हुँ। मिलना है, तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं। तो फिर करप्शन का जी। लें, फ्लड गेट्स आपने खोले जी, हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। ना सिर्फ़ टैक्स के सिस्टम को हमें सिम्प्लिफ़ाई करना है, बल्कि अगर ये सिम्प्लिफ़ाई हो जाता है तो हम कम टैक्स लगा के बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं, क्योंकि हमारा क्यू बहुत बड़ा हो जाएगा। नाज़रीन, हमें लेना है एक ब्रेक और हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। मैं मिताब साहब के पास आऊँगा। मिताब साहब, इस पिछले फाइनेंशियल ईयर में पेट्रोलियम लेवी, आपको पता है कि एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है पाकिस्तान में। 1500 अरब से ज़्यादा इकट्ठा कर लिया, और अब जो नया फाइनेंशियल ईयर है उसमें कहा जा रहा है कि 1728 अरब रुपए जो है वो पेट्रोलियम लेवी से कवर करेंगे। इसका मतलब है कि लोगों की जेबों पे फिर एक बहुत बड़ा अटैक होने वाला है। जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी। देखें, 1468 अरब रुपए का टारगेट था इस फाइनेंशियल ईयर का, जो कि पहले, हुँ, अगर आप 9 माह का डेटा देखें, जो कि अभी फिस्कल ऑपरेशन में आया है और मेरे पास अप्रैल के भी फिगर्स हैं, तो वो एक्सीड होता हुआ नज़र आ रहा है, और अगर इसी स्पीड से जारी रहा तो ये 1560, 1570 अरब रुपए इस माली साल के दौरान जमा हो जाएँगे। अच्छा, एक तो ये है कि एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, अभी आपने देखा कि वॉर जो गल्फ रीजन के अंदर है, जिसमें अभी भी पीस टॉक्स की बात हो रही है,
लेकिन जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है जो डैमेज हुआ है, इसी वजह से आप ये देखें कि जो आईएमएफ ने अपनी प्रोजेक्शन की है सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन की, वो कोई 8.4% है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी तक मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क आईएमएफ के साथ शेयर किया, वो कोई 8.6% के लगभग था इन्फ्लेशन। लेकिन आप ये देखें कि डबल डिजिट के अंदर इन्फ्लेशन पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। अभी जब इस माह का फिगर सामने आएगा मई का, तो आप ये देखेंगे कि ये मजीद डबल ये डिजिट 11% क्रॉस कर जाएगा। जी 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 बिल्कुल। और बाय एंड जून जो है ये कोई 13-14% के लगभग जो है वो खड़ी होगी, अभी तक की प्रोजेक्शंस जो नजर आ रही हैं। और आइंदा माली साल के दौरान ऑन एवरेज जो है वो इन्फ्लेशन डबल डिजिट के अंदर रहेगी। तो उसके नतीजे में आप समझते हैं कि मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ भी पाकिस्तान को और स्टेट बैंक को अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत शायद जाना पड़े। लेकिन ये जो पेट्रोलियम लेवी है जी जी पे मुझे गिला पार्लियामेंट से भी है। आपको याद होगा आज से चंद साल पहले तक की सीलिंग थी और एक लिमिट थी, और शुरू में तो आज से 7-8 साल पहले 8 रुपए थी, फिर 10-15 रुपए हुई, फिर 25-30 रुपए हुई, फिर 50-60 रुपए हुई, फिर 80 रुपए की लिमिट हुई। और लास्ट टाइम फाइनेंस बिल में वो जो लिमिट थी उसको उन्होंने उड़ा दिया और उन्होंने कहा जी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, वो पार्लियामेंट के पास ना आए, वो जितना उसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें। तो इस वजह से अगले माली साल के दौरान कोई इस साल के मुकाबले में जो रीजनल टारगेट था कुछ 17-18% ज्यादा जमा करना है। इसका मतलब ये है कि पेट्रोलियम की प्राइसेस में अगले माली साल के दौरान कम से कम पहले 3 से 6 माह के दौरान कोई ज्यादा कमी नजर नहीं आ रही। इसी वजह से उसका टारगेट भी बड़ा रखा है और सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन भी लगता ये है कि ऑन एवरेज पूरे साल के दौरान डबल डिजिट के अंदर ही रहेगी। जी जी मेहताब साहब सही कह रहे हैं। आप देखें अभी जो इन्फ्लेशन पे प्रेशर आया है उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही पेट्रोल और डीज़ल का है। और गवर्नमेंट ने इनिशियली डीज़ल पे लेवी नहीं लगाई थी कि ताकि एहसास था कि हमारी सारी की सारी जो डोमेस्टिक तिजारत है अंदर वो सारी डीज़ल पे चलती है, तो ये तो ज़्यादा इन्फ्लेशनरी रहेगा। बिल्कुल आपने सही कहा। मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब आप वो उस वक्त एग्रीकल्चर टैक्स पे बात करने लगे थे, तो मैं चाहूँगा उस पर आप प्लीज़ कमेंट कर दें। जी, मैं चाह रहा था कि उसमें ज़रा थोड़ी-सी तस्हीह हो जाती, क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम जी प्लीज़। की जो डेफिनेशन दी हुई है आइन में, तो वही है जो इनकम टैक्स लॉ में है, और वो सिर्फ क्रॉप से रिलेटेड है और लैंड के किराए से रिलेटेड है। अब जो इसमें ना कोई कैटल फार्मिंग राइट। आती है, ना फिशरी है, ना पोल्ट्री है, और वो जो 25% की हम बात करते हैं एज ए होल, उसमें से मैंने क्रॉप का हिस्सा निकाला जो इकोनॉमिक सर्वे में था, तो वो बहुत कम है। तो इस लिहाज से ये एक गलत तासुर पैदा हो जाता है। और ये मैंने देखा कि हफीज़ पाशा साहब की रिसेंट किताब में भी उन्होंने टोटल जो थी ले ली उसकी वैल्यू, जबकि मेरा ये एतराज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशनली हमें चीज़ों को ठीक रखना चाहिए। जैसे अभी पेट्रोलियम लेवी भी नॉन टैक्स आइटम है, तो फिर उसे मनी बिल में क्यों डाला, और आप कैसे इजाज़त दे सकते हैं एग्जेक्टिव को कि जो वो मर्जी रेट लगाए। तो इसी तरह ये भी एक गलत तासुर है। और ये चूंकि फिर एफबीआर पे बात चली जाएगी कि अगर सिर्फ क्रॉप वाला हिस्सा निकाल दें और बाकी सारा तो एफबीआर ने टैक्स करना था, तो फिर एफबीआर हमें बताए सेक्टर वाइज पोल्ट्री की क्या कलेक्शन हुई, और बहुत से उसके सब सेक्टर, फिर आगे आपको पता है फीड है, फिर लेयरिंग है, फिर बहुत से उसके एस्पेक्ट हैं। तो वो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, और इसकी इंटेलेक्चुअल लेवल पर बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन मैं पाता हूँ। मैंने 2-3 आर्टिकल में इसको ठीक करने को, इवन आईएमएफ ने भी वही फिगर्स उठा ली अपनी रिपोर्ट में। तो मैंने उन्हें भी पूछा कि भाई आपको ये डेफिनेशन तो देख लें आइन में क्या दी हुई है एग्रीकल्चर इनकम की, जिस चीज़ को एग्जम्प्ट करना था उस छोड़ तो नहीं सकता था ना कि वो उसको बिल्कुल खुला छोड़ देता। तो उन्होंने खुद आइन में जी जी बताया कि ये वही डेफिनेशन होगी, क्योंकि इसको वो फाक टैक्स नहीं कर पाता। मेरे हिसाब से तो ये ख़त्म होना चाहिए था। ये ब्रिटिश पीरियड में तो उन इसलिए टैक्स नहीं करते थे कि वो प्रिंसली स्टेट्स और जो भी लैंडेड क्लास थी वो उनके साथ ज़ाहिर है उनका हाथ था। मगर हमने क्यों ऐसी चीज़ की कि राइट।
को ऐसा सच उठाकर हर आइन में डालते चले, ज़ाहिर है फिर हम भी यही चाहते थे। एक तो लैंड रिफॉर्म्स नहीं की सही तरीके से, फिर उस पर टैक्स भी नहीं किया। बंगाल में आपको याद है कि इवन ब्रिटिश पीरियड में भी जब और उसके बाद भी कैबिनेट गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने ही कुछ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स पे लगाए। तो हम बिल्कुल इस मामले में ज़रा क्लियर हो जाएं कि हर सेगमेंट का क्या क्या बनता है टैक्स, और फिर एफबीआर से पूछें कि अगर क्रॉप वाला हिस्सा छोड़ दें तो आप अपनी कारकर्दगी दिखाएं। और ये ना इकोनॉमिक सर्वे में अलहदा होकर आ रहा है और ना ही ये हमारी टैक्स की रिपोर्टिंग में सही होकर आ रहा है। तो मैं कहा आज अच्छा मौका था, आप का चुके प्रोग्राम इंटेलेक्चुअली भी साउंड है, तो मैंने कहा चूँकि यहाँ हम सलीके से बात कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, प्रोविंसेस ने भी तो कुछ करना है इस मामले में ना, क्योंकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट इशारा दे सकते हैं। अब जो भी हो, अगर हम ये जी प्रोविंसेस भी मैं आ रहा था कि देखिए वो तो क्रॉप्स के ऊपर उसके ऊपर टैक्स लेने को तैयार ही नहीं है। उन्होंने फिक्स पहले तो लैंड टैक्स की तरह चल रहा था, उसके बाद फिर ये किया कि जब बहुत ज़्यादा ऊपर से दबाव आया तो पिछले साल रेट्स बराबर किए। फिर उन्होंने ये बहाना कर दिया कि जी ये 1 जनवरी से ऐसे ही IMF ने आपसे लिखवा लिया था, इकनॉमिक इम्पैक्ट में साल तो 1 जुलाई से शुरू होता है, तो ये कैसे रेट्रोस्पेक्टिव तो रेट हो ही नहीं सकते थे। फिर उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। फिर अब वो इसलिए कलेक्ट नहीं किया, उन्होंने कहा जी वो सैलाब आ गए थे बिला वजह। आपने देखा कि असल में बहुत थोड़े लोग हों या ज़्यादा लोग हों, असल मसला ये है कि जो लोग काश्तकारी भी नहीं कर रहे और अपनी लैंड पर एकड़ जो है किराए पे दे रहे हैं, उनके नंबर्स ही नहीं इनके पास हैं। और देखिए इसमें सूबों की आप नेग्लिजेंस देखिए कि इसकी कलेक्शन उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को दी हुई है। जो कोई काम करने को तैयार है उनके पटवारियों को तो इस लॉ की अलग बेका नहीं पता, तहसीलदारों का भी यही हाल है। बल्कि मेरे एक दोस्त है, मैंने कहा भी आप अपना ये टैक्स अदा करें ताकि वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में इसको जिक्र कर सके। वो देने गए तो उनके लेने से इनकार कर दिया सरगोदा में। इवन DC बहादुर ने कहा कि छोड़े क्या बात कर रहे हैं आप चौधरी साहब, ये टैक्स साहब देना शुरू। डॉक्टर साहब वैसे ये इतना एक्सटेंसिव सब्जेक्ट है कि हमें ना आपके साथ एक डेडिकेटेड प्रोग्राम करना पड़ेगा इस पे, एग्रीकल्चर टैक्स पे। मैं मेहताब साहब के पास आऊँगा। मेहताब साहब, सो टैक्स पॉलिसी का को दे दिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, FBR से अलग कर दिया गया। फ़लसफ़ा पीछे कोअर्जन के थ्रू ही टैक्स इकट्ठा करना, सर्विस डिलीवरी की तरफ तवज्जो ना देना है। इस पॉलिसी जो टैक्स पॉलिसी डिपार्टमेंट बना है, अभी तक कोई पॉजिटिव काम इन्होंने किया है? क्या कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है अभी तक? देखिए अभी तो बिल्कुल ये नया बना है और इस दफ़ा रूल्स ऑफ बिजनेस चेंज हुए हैं और अभी वो बजट मेकिंग प्रोसेस के अंदर बेसिकली तो यानी डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो है वो डोमेन उनकी है कि टैक्स पॉलिसी ऑफिस जो है वो बजट की और टैक्स की प्रपोजल्स बनाएगा। अभी उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग में अभी तो बड़े कम लोग हैं, वो ज़्यादातर FBR के ही फॉर्मर जो मौजूदा लोग हैं जिनको लिया गया और कुछ इकोनॉमिस्ट भी उन्होंने लिए हैं, लेकिन इट विल टेक सर्टन टाइम। अभी उनकी कारकर्दगी तो उसी टाइम सामने आएगी कि जब बजट इस दफ़ा फाइनेंस बिल सामने आएगा तो उसको देख के जो है वो सामने आएगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पे मैं एक बात करना चाहता हूँ। एक तो डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि उसके ऊपर जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने जिस तरह से अपने अपने ज़िम्मे जो काम थे वो नहीं किए, IMF ने भी अपने ज़िम्मे काम नहीं किया। अगर आप ये देखें तो आपको हर टैक्स जो भी वो प्रपोजल देते हैं उसके साथ वो अपने इंडिकेटिव टारगेट या कुछ ना कुछ चीज़ उसमें शामिल कर लेते हैं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वो वाइट टैक्स है जिसमें उन्होंने लेजिस्लेशन के बारे में बात की और पिछले साल कलेक्शन की बात तो वो करते रहे, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट के अंदर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कोई टारगेट उन्होंने नहीं दिया। तो उन्हें भी पता है कि पाकिस्तान में चीज़ें कैसे चलती हैं और कैसे जो है वो पूरा ये जो पावर और लीड स्ट्रक्चर है इसके अंदर चीज़ें उन्होंने कैसे करनी है। मसलन ताजर 2 स्कीम हालांकि रिटेलर्स के ऊपर थी, वो 50 बिलियन तो उनके डॉक्यूमेंट के अंदर नज़र आता है, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कोई टारगेट जो है वो नज़र नहीं आता। अब इस दफ़ा भी अगर आप डॉक्यूमेंट देखें तो अगले माली साल के दौरान भी एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का कोई टारगेट अभी तक मैंने नहीं देखा, लेकिन उसको मजीद डिटेल में चूँकि 130 से ज़्यादा पेजेस है देखने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो मौजूदा माली साल है इसमें कोई टारगेट नहीं था। तो ये सब ने अपने हाथ जो है ना वो नेक्सस है उसमें मिलाए हुए हैं और IMF भी इस पे खामोश है।
अच्छा, मैं डॉक्टर साहब के पास आऊँगा। डॉक्टर साहब, ग्रोथ जो है वो हार्डली 3% है पाकिस्तान की, और पिछले 3-4 सालों से कंसिस्टेंटली हम इसी नंबर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। और इस दफ़ा रिवाइज टारगेट जो आ रहा है वो तकरीबन 17.1 ट्रिलियन इकट्ठा करना है टैक्सेस से। तो मतलब आपके ख्याल से इस ग्रोथ के साथ अब जो टैक्स की ग्रोथ भी दिखाई जा रही है, क्योंकि हम अगर पिछले 3-4 सालों में भी देखें तो नंबर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं, तो अब और स्क्वीज़ होंगी चीज़ें फिर? देखिए, इन्फ्लेशन एडजस्टेड का उनका तो फार्मूला सीधा सा है कि वो इन्फ्लेशन प्लस आपका ग्रोथ नंबर और उसमें 3-4% और ऐड कर लेते हैं कि जी वो आप कोशिश करेंगे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तो आ जाएगा। तो इस तरह की वर्किंग से तो बात नहीं बनती है, क्योंकि ये भी एक मिथी है कि नंबर बहुत बड़े हैं। खुद प्रेजेंट चेयरमैन साहब ने एक वक्त कहा आते हुए कि जी देखें, अगर अगर हम इन्फ्लेशन एडजस्टेड फिगर्स देखें, ये जो 3-4 साल में हम 22% से भी ऊपर रहे थे, आपको याद है 22 के पास जो बड़ी मुश्किल से जाकर फिर ये नंबर जी, जी। नीचे आया। उन सालों में जो हम अगर देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से टैक्स का नंबर ज़्यादा, वैसे अगर आप उसको कांस्टेंट प्राइसेस पे देखें तो फिर बहुत ही आपको और पिक्चर नज़र आएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि ये बिल्कुल बात वाज़े है कि ये इस ग्रोथ के नंबर्स के साथ तो ये हो रहा है कि आप एडवांसेस पकड़ लें बहुत ज़्यादा, रिफंड्स ना दें, तो बजाय आप एक रियलिस्टिक नंबर निकाल कर बता देते और फिर आईएमएफ भी ये फार्मूला अप्लाई ना करती कि आपकी इन्फ्लेशन प्लस आपकी ग्रोथ रेट जो आप खुद ही मुतय्यन कर रहे हैं प्लस 3% 4% आपकी एफर्ट का डालते, तो इतनी डिस्टॉर्शन ना होती। अब तो मुझे ख़तरा ये है कि अगर किसी वक्त यहाँ का भी सही ऑडिट हुआ एफबीआर का और वहाँ एडवांस जो ड्यू नहीं था उसका नंबर और जो रिफंड्स हैं उनका नंबर निकालें, तो यहाँ भी एक सर्कुलर डेट सी शक्ल नज़र आएगी कि बहुत ज़्यादा पैसा पहले ही ले लिया गया है और उसको काउंट फॉर गलत कर लिया गया है। अब जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जिसमें ट्रांसपेरेंसी तो दूर की बात है, आप एक इंजीनियरिंग शुरू कर देते हैं। मैं अब ज़रा फजिंग का वर्ड नहीं इस्तेमाल कर रहा, ज़रा ज़्यादा सख्त हो जाएगा, बट मेरा ख्याल है कि आपने सही, सही। फिगर इंजीनियरिंग तो ज़रूर की है कि जिससे आपने अब मैं बहुत से सेक्टर्स को जानता हूँ, क्योंकि मैं बदकिस्मती से टैक्स कंसल्टेंट भी हूँ बहुत बड़ी कंपनीज़ का, जिनको कहा गया है कि आप अगले सितंबर का टैक्स, अब ये जून का तो आ चुका था, जुलाई अगस्त सितंबर अगले क्वार्टर का भी ले लिया गया है। तो अब आप बताइए कि जिस टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को अपने नंबर बढ़ाने के लिए ये कर दे, ये तो बहुत नुकसानदेह बात भी है ना कि आपने फिर जो हाँ, ये कौमी तो हमारे नंबर है जी उसके अंदर ही गड़बड़ कर दी। जो हम एक इकोनॉमिक्स भी साथ थोड़ी बहुत जानते हैं, हमारे लिए तो ये इतना फेटल है कि हम सोचें कि यार इस तरह भी हो सकता है। मेरी तो सारी इकोनॉमिक मॉडल ही ख़त्म, उसकी मेरी सिमुलेशंस, मेरे मॉडलिंग जी, और ये मेरी अकाउंटिंग को इकोनॉमिक्स यूज़ करके प्लस माइनस किया जाता है। तो सारी मेरी चीज़ें, मेरे मॉडल्स ही तबाह हो जाएंगे। तो मुझे इस पे भी अफसोस है कि इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, ताकि पहले तो हम ये बात तय कर लें कि भाई ये बिल्कुल सही फिगर्स नहीं हैं, और फिर हम एक रियलिस्टिकली अच्छा मॉडल बनाएं जिसमें हम देखें कि हम लो रेट से ब्रॉड बेस के ऊपर जाएं तो हमारा एक्चुअल पोटेंशियल क्या है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का पोटेंशियल बुरा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो इनफॉर्मल इकॉनमी का साइज़ है वो हम सबको पता है कि बहुत बड़ा है, और वो हम लोगों की कुछ बहुत अर्बन बड़ा है। एरियाज जी, के जी। अंदर और उसकी जो देखते हैं उनके एक्सपेंडिचर लेवल्स को, उससे भी हम मुतय्यन होता है हमें। मगर उसको टैप करने का तरीका जो है वो एमनेस्टिया नहीं था, बल्कि ये था कि आप उनको एक टैक्स के अंदर लेकर आएँ। जैसे मैं अर्ज़ कर रहा था कि उन्होंने 10 साल का एक प्लान बनाया, हम भी कोई प्लान बनाते कि ठीक है आप जब तक हम आपको एक ब्रीदिंग स्पेस, क्योंकि ज़ाहिर है हम उनके बिज़नेस भी तो नहीं बंद करना चाहेंगे ना, तो हम चाहेंगे कि वो आहिस्ता आहिस्ता मेन स्ट्रीम में लो रेट से शामिल तो एक दफ़ा हों और फिर बात आगे बढ़े। तो ये नंबर्स बड़े जी। इंपॉर्टेंट हैं। आपने बहुत अच्छी आज ये इस तरफ इशारा फरमाया कि हमें इन चीज़ों को देखना चाहिए कि आफ्टर ऑल हम अपनी फिक्सेशन करते कैसे हैं, और जो कलेक्शन दिखाते हैं उसकी जी, असल हैसियत क्या है, कि हम अगले साल की एडवांस को भी करंट पे डालना तो चले एक बात ही, फिर एडवांस के ऊपर एडवांस लेना वो तो अगले 2 साल का टैक्स आपने एक साल में कैसे काउंट फॉर कर लिया। टैक्स ये बड़े टैक्स के सीरियस ऊपर टैक्स।
जी, जी, ये बहुत सीरियस जी, जी। मामलात है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं मेहताब साहब के पास आऊँगा। मेहताब साहब, एक और छोटी-सी कंट्रोवर्सी ये उठी है कि एक तरफ तो हमें गो ग्रीन होने की लेक्चर दिए जाते हैं और उसके बाद आईएमएफ ये कह रहा है जी कि सोलर पे भी 18% टैक्स लगाएं, जनरल सेल्स टैक्स। ना सिर्फ उस पे, बल्कि जो एनईवीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उन पे भी जो 1% अभी टैक्स है उसको बढ़ा के 18% कर दें। सो एक तरफ तो हमने क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है और दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि क्लीन नहीं, अनक्लीन एनर्जी की तरफ जाए। असल में देखें, वो तो आईएमएफ का वो जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि ये जो डिस्टॉर्शंस हैं, रिड्यूस रेट्स और एग्जम्पशंस और जीरो रेटिंग, इससे आप जान छुड़ाएं और इसके बजाय आप एक वैल्यू एडेड टैक्स के मोड में जो है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर एक जैसा जो है वो रेट रखें। आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि अभी आपको पता है कि सोलर पैनल के ऊपर 10% है और उसको जो है वो चाहते हैं कि 18% पे चला जाए, और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उन पे 1% है सेल के ऊपर। तो वो भी उस पे आईएमएफ की विश लिस्ट यही है कि 18% किया जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के लोगों ने उनके साथ इसको काफ़ी ज़्यादा डिबेट किया है और वो ये क्लेम कर रहे हैं, आप देखें, क्योंकि दोनों साइड्स का क्लेम है, अभी क्लेम ये कर रहे हैं कि आईएमएफ को उन्होंने कन्विंस कर लिया है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जिस तरह हाइब्रिड गाड़ियों के ऊपर रिड्यूस्ड रेट है जीएसटी का, इस तरह जी, से जी, जी, 8.5%। जो जी, जी। बिल्कुल, तो इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, फॉर टाइम बीइंग इनको प्रमोट किया जाए। इसी तरह से आरएसएफ का जो प्रोग्राम है उसके तहत, और इसका रेट जो है वो 1% ही रखा जाए। लेकिन ये बजट जब आएगा तो उसमें ज़्यादा इस पे पोजीशन क्लियर होगी। इस पे एक और बात मैं आपको बताऊं कि ये जो सैलरीड क्लास है उनके लिए भी हुकूमत ने ये जी, जी। तजावीज़ रखी हैं आईएमएफ के सामने कि उनके स्लैब्स के अंदर जो है वो कमी की जाए, और जो सुपर टैक्स है उसमें भी कमी की बातचीत की गई है। लेकिन मेरे ख्याल में उसका एक रोड मैप जो है वो ज़्यादा देने की बात है। शायद उसमें ज़्यादा तो कमी ना हो सके, लेकिन आइंदा 3 से 5 साल का कोई रोड मैप देने की बात ज़रूर जो है वो बजट का हिस्सा होगी। तो ये वो सारा ओवरऑल सही। है कि जिसके तहत हुकूमत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से जो टैक्स रेट्स हैं उनका बर्डन कम किया जाए, और ये बड़ा ज़रूरी भी है क्योंकि इकॉनमी जी, को स्ट्रेंगुलेट कर जी, दिया ठीक। है आपने, सफोकेट कर दिया है। तो इससे ये टैक्स बर्डन जो है ये बड़ा ज़रूरी है कि इसको कम किया जाए ताकि इन्वेस्टमेंट बढ़ सके। जी, थैंक यू मेहताब साहब, थैंक यू डॉक्टर इकरामुल हक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान जो टैक्स का सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। एक तो उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है और दूसरा जो है, गवर्नमेंट को हम सजेस्ट करते हैं कि इस दफ़ा वो सेक्टर्स जो टैक्स में उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जिसमें रिटेल सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, होलसेल सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, उनको टैक्स नेट में लाएं। और जो ऑलरेडी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा टैक्स अदा कर रहे हैं, उनको फर्दर टैक्स ना किया जाए, क्योंकि वो आपके लिए लो हैंगिंग चेरीज़ होती हैं और आप उनको दोबारा टैक्स करते रहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा बजट में गरीब आदमी के लिए रिलीफ होगी और जो ऑलरेडी सैलरीड क्लास जो है बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन उठा रहा है, उनके लिए भी कोई अच्छी खबर आएगी। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।